क्या कौन सी होती है और क्या है प्रॉपर्टी? रेंट एग्रीमेंट क्या है? कंट्रोलर क्या है? रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक क्या लैंडलॉर्ड के पास अथॉरिटी है कि उसकी जो भी पानी बंद करना होगा, लाइन सप्लाई, गैस, बिजली, क्या वो उसके बंद कर सकता है? लड़ाई भी कर लेते हैं, सामान उठा के फेंक भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मेरा नाम अथर मकसूद है। जैसे कि आज हमारा टॉपिक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशनशिप पे है, तो उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए और टेनेंट और जो है लैंडलॉर्ड के रिलेशनशिप को क्लियर और उसको डिफाइन करने के लिए आज हमारे साथ जो है गेस्ट मौजूद हैं, जिसने जो है बारट लॉ किया लिंकन इन से और मास्टर्स की है लीगल कोर्स प्रैक्टिस से। उसके साथ साथ वो आज जो हैं प्रैक्टिस सिविल और प्रॉपर्टी लॉ के जे लीगल के पार्टनर भी हैं, जिनका नाम उमेर उस्मान है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, सबसे पहले जो हमारा सवाल है वो प्रॉपर्टी के मुतालिक है। प्रॉपर्टी क्या कौन सी होती है और क्या है प्रॉपर्टी? देखिए, असल में अगर आप सादी ज़बान में समझना चाहते हैं और एक आम आदमी को समझाने के लिए, तो आम आदमी समझता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसका सिर्फ घर है या ज़मीन है। मगर असल में आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। आपके पास कुछ शेयर्स हैं वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। आपके पास कुछ बॉन्ड्स हैं वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ देखी जा सके या छुई जा सके। प्रॉपर्टी वो चीज़ भी होती है जो आप देख नहीं सकते, जो आप छू नहीं सकते। उसकी आप एग्जांपल ले लें कि आप एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, उस ब्रांड का लोगो बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं, जैसे कि आपका लीगल जंक्शन है और ये बहुत फेमस हो जाता है। तो ये लीगल जंक्शन की जो लिखत है और ये जो इसका लोगो है ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, आप छू नहीं सकते इसको, मगर ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी बहुत किस्म की होती है, मूवेबल भी होती है, इमूवेबल भी होती है, टेंजिबल भी हो सकती है, छुई भी जा सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, छुई नहीं जा सकती। और आप समझें कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी पे उसके नाम पे जो भी चीज़ है कानूनी तौर पे वो उसकी प्रॉपर्टी है, अगर आप सादी ज़बान में समझना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और वो है रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक। रेंट एग्रीमेंट क्या है? चाहें। रेंट एग्रीमेंट असल में ये समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। जब भी दो लोग किसी भी कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग में एंटर करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कारोबार भी हो सकता है, खरीद फरोख्त का, वो किसी से कोई आप समझें कोई चीज़ बनवाने का एग्रीमेंट हो सकता है, वो अपने बिजनेस को मार्केट करने का एग्रीमेंट हो सकता है। वो कागज़ साइन करते हैं आपस में, उन कागज़ों को कानूनी पर्पसेस के लिए एग्रीमेंट कहा जाता है कि आपके और उसके बीच में तय क्या पाया। इसी तरह जब आप कोई किसी घर के मालिक होते हैं और उस घर में आप नहीं रहना चाहते और आप ये भी चाहते हैं कि वो घर बंद ना रहे और उससे आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो, किराया आए, तो अच्छा। आप किसी को टेनेंट के तौर पे, किराएदार के तौर पे उस घर में लेके आते हैं जी। और उस बंदे के साथ आप एक मुआहदा साइन करते हैं। उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, उसको टेनेंट आप एग्रीमेंट। लैंडलॉर्ड टेनेंट एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, उसको आप रेंट एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, उसको बहुत बहुत से लोग लाइसेंस एग्रीमेंट भी कहते हैं, उसको जी। बहुत से लोग आपके पास लीज भी कहते हैं। मगर जो सबसे बेहतर तरीका है उसको कहने का वो लैंडलॉर्ड टेनेंट एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट्स हैं। वो मायदा है जो आपकी और उसके बीच में सारी जो चीज़ें हैं जो तय जो पाई हैं, क्लॉजेस वगैरह ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे बिल्कुल उसको उसमें राइटिंग में क्लोज। ला जी। के आप दोनों साइन करेंगे, ताकि ना आप उससे मुकर सकें ना वो उससे मुकर सके कल को। जी। अच्छा, इसको रजिस्टर करना या रजिस्ट्रेशन इसकी लाजमी है? कोई इसकी प्रॉपर कोई जगह है जहाँ से ये रजिस्टर्ड होती हो? ये डिपेंड करता है आपके पास आपकी प्रॉपर्टी जिस इलाके में मौजूद है, वहाँ जी। के कंसर्न रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होगा ये। अगर ये रजिस्टर आपने अमूमन तौर पे अगर ये 11 महीने से कम का है तो इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। अच्छा। मगर ये जहाँ पे 11 महीने से ज़्यादा होता है इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, जी। और इसकी रजिस्ट्रेशन इस हिसाब से होती है जितना किराया होता है साल का, जी। उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करके इसको रजिस्टर कराया जाता है। तो आप इसको असूली तौर पे कानून के मुताबिक 11 महीने से ऊपर रजिस्टर कराना है आपको, और 11 महीने से नीचे इसको रजिस्टर कराना आपके लिए अच्छा, 11 महीने ज़रूरी कम नहीं है। कंप्लीट के बाद फिर रिन्यू भी हो सकती है सच कोई जो जैसे हम मामूली तौर पे देखते हैं, अमूमन देखते हैं एक रेंट पे हाउस लेते हैं, जी जी 11 मंथ का होता है, जी। तो क्या वो रिन्यू हो सकता है? वो एप्लीकेबल है नेक्स्ट ईयर के लिए? वो आपके एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने एग्रीमेंट में क्या लिखा है। अगर आपने एग्रीमेंट में ये लिखा है कि ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा,
तो वही एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली रिन्यू होगा। अगर आपने लिखा हुआ एग्रीमेंट में कि ये हम फिर से साइन करेंगे तो आपको फिर से साइन करना पड़ेगा। अगर वो एग्रीमेंट में आपने लिखा हुआ है कि किसी भी सूरत रिन्यू नहीं होगा जब तक पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो, तो वो रिन्यू नहीं होगा। मगर आम तौर पे पाकिस्तान में क्या होता है, और जो कुछ हद तक गलत भी है, लोग एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं 11 महीने का, और उसके बाद वो एग्रीमेंट ना राइटिंग में रिन्यू करते हैं। किराएदार किराया देता रहता है, लैंडलॉर्ड उसको बिठाए रखता है, और किराएदार बन जाता है स्टैट्यूटरी टेनेंट, और वही मुआहदा चलता रहता है। उनकी आम केमिस्ट्री बन जाती है तो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। उसको स्टैट्यूटरी टेनेंट कहते हैं। अगर आप उस एग्रीमेंट के एक्सपायरी के बाद किराया लेते रहो लैंडलॉर्ड होते हुए, जी। और किराएदार देता रहे, वो बैठा रहे, वो स्टैट्यूटरी टेनेंट बन जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि एक तरह से बिल्कुल आपकी बात सही है कि वही मुआहदा कंटिन्यू। अब जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो चलता रहेगा। अच्छा जी, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम अमूमन जब से मतलब कानून में पढ़ रहे हैं या वैसे ही जब से हम रेंट आउट कोई घर लेते हैं तो एक वर्ड हम कानून में भी और उनके ज़बानी भी सुनते हैं, कंट्रोलर। जी, कंट्रोलर क्या है रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक? असल में बेसिकली 18 अमेंडमेंट आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर जो सेक्शन 4। सूबे हैं ना आपके पास, सूबे अब खुद मुख्तियार हैं। ठीक है, जी सूबों के पास इतनी पावर है कि वो अपनी मर्जी के खुद अपने कानून बना सकते हैं। जी। उससे पहले भी था क्या, क्योंकि हर सूबे का आप समझ लें मिजाज और चलने का तरीका मुख्तलिफ होता है, चाहे वो एक मुल्क के अंदर भी हैं। हम्म, तो हर सूबे ने अपने लैंडलॉर्ड और टेनेंट को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया हुआ है। जैसे कि अब सिंध के अंदर वो कहलाता है रैन, आपके पास सिंध रेंटेड प्रेमिस ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस। 1979, जी। प्राइमरीली ये है। हम्म, मगर डिपेंड करता है, अगर कैंटोनमेंट की प्रॉपर्टी है तो उसका कैंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन, अब अमूमन तौर पे दोनों चीज़ें आपके पास सेम ही है, मगर ये वो कानून है जो आपका रिलेशनशिप तयन करेगा। अब क्योंकि जो रेंट मैटर होता है लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में, जो मामलात होते हैं वो सिविल मैटर कहलाता है। और जो सिविल कोर्ट होता है, अगर कोई कल को मसला होता है, आप सिविल कोर्ट के पास जाके ही उसका केस दायर करते हैं। हम्म, मगर रेंट सिंध रेंटेड प्रेमिस ऑर्डिनेंस 1979 के तहत एक स्पेसिफिक जज को आप समझें, वो सिविल जज भी है और उसको रेंट कंट्रोलर भी बना दिया गया है। ओके। तो वो सिविल केसेस भी सुनेगा, और जुरिस्डिक्शन वाइज जो रेंट के केसेस होते हैं वो रेंट केसेस भी सुनेगा। तो आप ठीक है। समझे, रेंट कंट्रोलर वो बंदा है जो सिविल जज है, और जो इन केस ऑफ डिस्प्यूट इट SRPO मीन्स कि बेसिकली वो 1979 के अंदर आपका केस सुनेगा। तो मीन्स वो बेसिकली जज ही है जिसके ऊपर एक एडिशनल जिम्मेदारी है। बाज़-औक़ात अमूमन ये भी है हमारी सोसाइटी में कि आप मुझे जानते हैं और मैंने आपको रेंट पे घर दे दिया विदाउट एनी ओरल एग्रीमेंट, विदाउट एनी जो है रिटन एग्रीमेंट। उस मामले में फिर क्या हो, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर कैसे हम उस चीज़ को कवर करेंगे? जैसे अमूमन तौर पे तो आपको किसी को एग्रीमेंट के बगैर कर देना ही नहीं चाहिए। ठीक मगर है। यहाँ पे होता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जान पहचान होती है, लोग दे देते हैं। हाँ। वो मैंने आपको पहले जैसे हाईलाइट किया कि द मोमेंट, जिस ही लम्हे आपने किसी को बोला ये मेरा घर है तो मैं लूँ, हुँ, इतना मैं किराया लूंगा, ठीक है। उसने रहना शुरू कर दिया, उसने आपको किराया देना शुरू कर दिया। अब आपका एग्रीमेंट है या आपका एग्रीमेंट नहीं है, वो बंद तो आपका किराएदार जाएगा, आपके और उसके बीच में मकान मालिक और किराएदार का जो ताल्लुक है वो बन जाएगा। ठीक है। इस सूरत में उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी जी। टेनेंस, यानी कि आपके ठीक और है। उसके बीच में कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई, मगर कानून के मुताबिक वो आपका किराएदार बन गया। ठीक है। क्योंकि आपकी जो एक्शन है वो सिग्निफाई करता है कि आप उससे किराया ले रहे हैं, वो आपको किराया दे रहा है, और उस बुनियाद पे उसको आपका किराएदार तयन कर लिया जाएगा। अब ये SRPO सिंध रेंटेड प्रेमिस ऑर्डिनेंस 1979 के अंदर आ जाती है। अब सारी बात, अगर ठीक है। आपने उसको निकालना है और आपके बीच में कोई भी कल को डिस्प्यूट हो जाता है, तो आप उसको जाके एक दिन इस तरह नहीं निकाल सकते। अगर आप जाएंगे उसको बोलेंगे कि आप चले जाओ, और गरीब आदमी होगा तो वो चला जाएगा, मगर अगर वो नहीं होगा तो वो नहीं जाएगा। तो उस सूरत में अगर आप उसको ज़बरदस्ती निकालेंगे, वो कानूनी तौर पे उसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि ठीक। भले वो घर आपका है, मगर जब तक वो उसकी पोजेशन में है, तो उस घर के अंदर जो रहने का हक है वो उसके पास है। उस वक्त तक वो उसका है, आप ये समझ लें। ठीक है। कागजों में आपका है, पोजेशन वाइज उसका है। तो आपको इविक्शन का केस करना पड़ेगा SRPO 1979 में, हुँ। कोर्ट जाके केस को घर से निकाला जाए। इस निकालने के मुतालिक एक सवाल ज़हन में आ रहा है कि जब एग्रीमेंट हो जाता है टेनेंट और उसका लैंडलॉर्ड का, तो बाज़ औक़ात उसमें एज़ सच कोई डेट, एज़ सच कोई जो है टाइम ड्यूरेशन नहीं हो, तो इस सूरत में हमें कब और किस तरह से जो है
अपनी जो रेंट है वो पे करनी चाहिए? देखें, अगर तो अमूमन तौर पे कोई टाइम डिसाइड किया हुआ है, जो लिख लिया जाता है, अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो कानून के मुताबिक आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है। ठीक है। अगर नहीं लिखा गया तो 10वीं डेट तक आपने 10th ऑफ एवरी मंथ, 10वीं तारीख होती है हाँ। एज पर द सेम रेंटेड प्रेमिस ऑर्डिनेंस 1979, और जो कंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1963 है उसमें 5th है आपके पास। ठीक है। तो अगर कोई डेट नहीं तय की गई तो जो स्टैचू में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, वो 10वीं तारीख लिखी है, 10th। अच्छा। उसके बाद कराया फॉल्ट की जिम्मे में हम्म। आ जाता है। अच्छा। ये भी हमने देखा है कि रेंट बाजुकात जो है लैंडलॉर्ड लेता ही, इंटेंशन बहुत सारी हो जाती हैं, या बहुत सारी इंटेंशन, जैसे कि मुझे रेंट पे दे दिया, एक मंथ हुआ, तो अब कुछ टैक्सेस, कुछ ड्यूज, कुछ एक्टिविटीज बढ़ गई, तो अब उसके मन में ये आ रहा है कि मैं इतना बर्डन, जैसे जो है हम किसी का ऐसे मिसाल ले लें, ए ने जो है उसकी कमाई, उसकी जो है सारी एक्टिविटी है ही रेंट, और उसके घर हैं, 3-4 प्लॉट्स हैं, उसके घर बने हुए हैं, रेंट आती है, वो उसका घर चाहिए, और यहाँ पे इसने रेंट पे एक घर दे दिया है बी को, और वो जो है फिक्स हो गई है उसकी जो महाना उसकी है रेंट। अब उस रीज़न को लेके वो उनको कह रहा है 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद, कि आप 10,000 रुपये हमारी फिक्सेशन हुई थी, अब मुझे 12,000 दे दें। तो क्या सवाल करने का मकसद भी ये था कि इस पे इतनी कॉस्ट लग इस पे जाती मैं है कि। आपको बताता हूँ, इस पे आप, ये डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूँ अभी, अगर आप जानना चाहते हो। मेरे क्लाइंट होते थे, एक किराएदार था, तो 2004 से बैठा हुआ था घर में, उसने 2009 ऑनवर्ड्स कराया नहीं। ठीक है। कि तो हमने 2018 में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की, 2018 में इनिशिएट की थी, 2024 में उससे घर खाली कराया, 6 साल लगे। हम्म। उस किराएदार ने पूरा कंटेस्ट किया, इसमें एक केस नहीं था, इसमें इनिशियल रेंट ट्रायल था, उसकी अपील थी, अपील की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन थी। ठीक है ना। ठीक है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग थी, और जो एग्जीक्यूशन में हमारी फेवर में ऑर्डर आया था उसने उसकी भी अपील दायर की थी। तो ये एक आम आदमी को तो समझ नहीं आएगा, मगर मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर आप गलत किराएदार को घर दे दो और वो गलत किराएदार खाली नहीं करना चाहे, और वो इस चीज़ पे आमादा हो जाए कि जितनी कॉस्ट लगती है, लीगल कॉस्ट में बेयर करूंगा, मैं केस लड़ूंगा, लड़ूंगा, हाँ। तो आप अगर बहुत शिद्दत से भी लड़ो और आप बहुत ज़्यादा जल्दी भी करो और आपका वकील अच्छा हो, तो फिर भी 5 से 6 साल लग जाते हैं। अगर मेरा कहने का मकसद है, यहाँ पे 6 साल में 5 केस खत्म किए थे, तो एवरेज आउट करो तो एक केस 1 साल 3-4 महीने हाँ, में। तो समझ। कहने का मकसद ये है कि देखें, ये एक ग्रेटर स्कूप ऑफ चीज़ मैं आपको बता दूं, केस देर से ख़त्म होता है ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड ये करता है सादी ज़बान में कि आपका वकील कैसा है। अच्छा। अगर आपका वकील ठीक है, केस और पे डिपेंड करता है केस पे भी डिपेंड करता है, आपके कि वकील आप पे, इंटेंशनली कोड बर्ड तो नहीं है। आपका वकील पे भी डिपेंड करता है कि हम्म। आप कितनी एफर्ट करते हैं। अगर आप करने वाले बने तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1.5-2 साल हम्म। में आप केस खत्म कर सकते हो, अगर आप करना चाहो। पेरेंट को पहले उसको देने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक अगर है। वो नहीं देता, उसको पोस्ट करके देने की कोशिश करनी चाहिए, वो फिर भी नहीं देता तो उसको मनी ऑर्डर करवाना चाहिए कानून के मुताबिक। वो फिर भी नहीं ठीक है। देता तो कोर्ट जाके, उसको एमआरसी कहते हैं, आप हम्म। सादी जुबान में समझें, कोर्ट जाके एक अकाउंट खुलवा के उसको जमा करवा दे। तो इससे ये हम्म। क्लियर हो जाएगा कि उसने डिफॉल्ट नहीं किया। ठीक है। और इस सूरत में 1 मंथ, 2 मंथ जो है टेनेंट ने एग्रीमेंट देने की कोशिश की और उसने ना दिया, और उसको बाद में पता चला कि सरकारी एक अकाउंट खुलता है जो कि किसी कोर्ट में, जो उसके रिलेटेड कोर्ट होती है, उसमें खोल के उसको जमा कराना होता है अंडर द कंट्रोलर, और उस दरमियान ही लैंडलॉर्ड जाके उसका केस उसके अगेंस्ट कर देता है। तो इस सूरत में कंट्रोलर और जो है टेनेंट, इन दोनों के क्या उसके असरात होंगे? कंट्रोलर का क्या एक्शन और अमल होगा, और टेनेंट का क्या होगा? देखिए, लैंडलॉर्ड किराया जब नहीं लेता ना, लैंडलॉर्ड का जो बेसिक मकसद होता है ना, वो ये दिखाना चाहता है कि ये डिफॉल्टर है, इसने किराया दिया नहीं है जान के। हम्म। ठीक है। अब वसूली तौर पे जब, और ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप लैंडलॉर्ड को किराया देने जाते हो, वो नहीं ले रहा, तो आप देने की कोशिश करो, मनी ऑर्डर कराओ, वो फिर भी नहीं लेता है, एमआरसी जमा करा दो। अगर आप वो नहीं कराते, इसका मतलब ये है कि 2 महीने से आप उसको देने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं ले रहा था और आपने कुछ नहीं किया, तो जब वो केस फाइल कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो वो जाके ये बोलेगा इसने डिफॉल्ट किया है।
अब आप ये ज़ाहिर करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, बताओगे कि मैं देने जा रहा था, मगर वो काफ़ी नहीं है, वो नाकाफ़ी है। कानून के मुताबिक अगर उसने देने से मना किया तो आपने कोर्ट में जमा कराना है, वही 10वीं तारीख से पहले। ठीक है। करा दिया है तो ठीक है, नहीं कराया तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट है कि एक दिन भी लेट दो ना तो वो भी डिफ़ॉल्ट है। ओके। मगर आप इस तरह समझो कि कोर्ट का मकसद होता है इंसाफ करना। कोर्ट का मकसद ये नहीं होता कि कुछ लिखा हुआ है तो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो अगर कोई जेन्युइन रीजन है, जैसे कि कोई बड़ी उम्र का आदमी है, उसको पता नहीं था, हम्म। कोर्ट उसको अकाउंट में ले लेते हैं आपके सिचुएशन पास, बेस्ड भी हो जाती है चीज़ें। मगर एक दिन लेट भी डिफॉल्ट है, और अगर जमा नहीं कराया तो वो एक सिटी कोर्ट में एज एन प्रैक्टिशनर एडवोकेट मैंने एक चीज़ नोट की थी वहाँ पे, सिविल मैटर ही था, लैंड और टेनेंट का। उसमें आजकल यूजुअली हम सब मोबाइल यूज़ करते हैं और एप्लीकेशन भी न्यू न्यू आ गई है, इजी पैसा और जे स्केच लाइक। उसने उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिए थ्रू इजी पैसा। क्या ये एविडेंस काबिल कबूल है कोर्ट में? ये एविडेंस भी काबिल कबूल है, क्योंकि आपने किराया तो दे दिया। मगर देखें, असल में ना इसके ना कानून के अंदर बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, तरीका है आपके पास। सबसे पहले आपने उसको देने की कोशिश करनी है। अगर वो नहीं लेता ना तो मनी ऑर्डर करना है, और नहीं लेता तो आपने कोर्ट जाके एमआरसी में जमा करा देना। अब ये जितने भी इजी पैसा, बैंक ट्रांसफर वगैरह आ गए, ये नई चीज़ें आ गई हैं। हाँ हाँ। हमारा जो कानून है वो 1979 का है। अनफॉर्चुनेटली किसी ने सोचा ही नहीं कि उसको आजकल के ज़माने के मुताबिक बदला जाए। बदला आ जाएगा। मगर अगर आप मुझे ये कह रहे हो कि क्या ये सब्सटेंसिव एविडेंस है कि मैंने किराया दे दिया है, बिल्कुल है। क्योंकि आप समझो ना, आपने उसको देना है। अब अगर आपने उसके अकाउंट में दे दिया और उसने आपको वो वापस नहीं किया तो उसने ले लिया। इट मीन्स मैंने सेंड कर दिए और रिसीवर ने रिसीव कर लिए, बिल्कुल, ये या आप मेरी एविडेंस। नेचर में या मेरे डोमेन में रिसीवर ने रिसीव कर दिए, उसको आइडिया हो गया। जब तक इट उसने मीन्स कि हम आपको, उसको। अगर उसने आपको वापस नहीं किए, ओके। इसका मतलब है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर उसने फौरन से आपको वापस भेज दिए तो वो एक अलग बात है। मगर उसने अगर वापस नहीं किए तो एविडेंस में बिल्कुल आप इसको एज आर्गुमेंट ले सकते अच्छा, हो। ये इस सवाल से तो अगर वो रिफ्यूज कर रहा है और वापस भेज रहा है तो फिर उसको रेंट कंट्रोल एमआरसी दाखिल करके फिर वहां पे जमा करवाना चाहिए। पहले मनी ऑर्डर भेजेगा ओके। कानून के मुताबिक, ठीक है। और फिर नहीं तो फिर एमआरसी में चला जाएगा। ओके ओके। ये जो आप कह रहे हो ना, ये पहले स्टेप में आ जाता है, उसको देने की कोशिश करनी। हम्म। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक की, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर भी आगे, मॉडर्न हिसाब से तो चीज़ें एविडेंस भी डिफरेंट होती जा रही है, शिफ्ट। अच्छा, इसके अलावा अगर टेनेंट उसको जो है लैंडलॉर्ड कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती है, रेंट लेट से आ गई, कोई भी XYZ ऑब्जेक्शन आ गया, क्या लैंडलॉर्ड के पास अथॉरिटी है कि उसकी जो भी पानी बंद करना होगा, लाइन सप्लाई, गैस, बिजली, क्या वो उसके बंद कर सकता है? वो तो गैर कानूनी, वो नहीं आप कर सकते। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। जो घर होता है ना, घर, हम्म। घर के अंदर ना दो किस्म के मालकानात हो, घर भी और गाड़ी भी, अगर समझ लो। ठीक है। एक कि वो कागजी तौर पे किसके नाम पर है, एक कि उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है। इसकी मैं तुम्हें पोजीशन और उसमें। जी जी, ठीक मैं है। आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल ये देता हूँ कि आपका मोबाइल था, ठीक है। हम्म। वो मोबाइल आपके नाम पर है, आपका है, मगर आप दुकान वाले को सही करने के लिए देते हो, हम्म। और वो कहता है कल आ जाना, और वो दुकान बंद करके मोबाइल रख लेता है, और रात के 3 बजे आपको ख्याल आता है मुझे वापस चाहिए। ठीक तो है। अगले दिन तक जब तक वो दुकान खोल के आप उससे ऑफिशियली वापस नहीं ले सकते, तब हम्म। तक वो उसकी चीज़ है। अगर आप रात को जाके डकैती डाल के मोबाइल उठा लोगे ठीक और है। आप बोलोगे मेरा ही मोबाइल था, मैं हम्म। अपनी चीज़ चोरी नहीं कर सकता, वो उस वक्त आपकी नहीं थी। हम्म। क्योंकि एक चीज़ होती है, दो तरह के हकूक होते हैं। एक होता है कि कागज में किसके नाम है और है किसके पास, ठीक है। तो ठीक जब है। आपने टेनेंट को घर दिया होता है ना किराए पे, तो कागजी तौर पे तो आप ही मालिक हो, मगर पोजेशन के हिसाब से उस वक्त वो मालिक है। उस वक्त के ओके। मुताबिक, उस एग्रीमेंट के तहत, इस तरह ठीक है। समझ लो, ठीक ठीक है। है। तो अगर वो किराया नहीं दे रहा तो आप पानी बंद कर दो, या बिजली काट दो, या पुलिस में जाके कंप्लेन करा दो। ये सारे गैर कानूनी तरीके हैं। आपको कोर्ट जाके एविक्शन एप्लीकेशन फाइल करनी है। ठीक है। हमारे यहाँ पे लोग ये करते हैं, बड़ी सादी सी बात है, हाँ, मगर लड़ाई भी कर लेते हैं, सामान उठा के फेंक भी देते हैं यहाँ पे और सबसे सारी बड़ा चीज़। मसला पाकिस्तान में ये है कि लोग ये नहीं समझते कि जब आपके साथ कोई चीज़ गलत होती है, आपने सबसे पहले फैसला ये करना होता है कि आपने पुलिस के पास जाना। क्रिमिनल रेमेडी है, हर चीज़ में पुलिस के पास नहीं हाँ, जाते, ये पुलिस का काम नहीं है, सिविल ये मैटर है। सिविल काम है। आपको कोर्ट जाना है, तो हमारे यहाँ पे हर बंदा पुलिस के पास चला जाता है, पानी काट दो, ये कर दो। तो ये गैर मुनासिब है, आप नहीं कर सकते। अगर कोई अच्छा वकील दूसरी तरफ से आ जाए तो आपको इस पे वो फंसा हाँ, ले। वो आपके एप्लीकेशन है सच जो भी होगी वो तो। ये
गलत है गैर कानूनी। के अलावा इंटेंशन लैंडलॉर्ड क्या करता है कि एक ऐसा मेरी सोसाइटी में लैंडलॉर्ड की जो है नीड थी पैसों की, और उसने उससे पैसे मांगने की कोशिश की, 2 रेंट पहले ही लेने की। टेनेंट नहीं दे पाया, अमूमन नहीं होते पैसे, सैलरीड पर्सन था, और उसने क्या किया, वो घर जो अच्छा 1 मंथ था उस रेंट उस एग्रीमेंट को वैकेट होने में, उसने वो दूसरी एग्रीमेंट बना के उसको दे दिया घर जो है अगली पार्टी को। उस नतीजे में पहले वाले टेनेंट को और नेक्स्ट वाले टेनेंट को क्या करना चाहिए? ये उस नतीजे में डिपेंड करता है ना। अगर एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है और एग्रीमेंट का एक स्पेसिफिक टाइम है, उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि जी जब एक्सपायर हो जाएगा ये एक्सपायर हो जाएगा, मर्जी के बगैर रिन्यू नहीं हो सकता, और वो रिन्यू नहीं करता, और अगले महीने एक्सपायर होने के बाद वो टेनेंट किराया देने की कोशिश करता है और लैंडलॉर्ड किराया नहीं लेता, तो सूरी तौर पे वो अब टेनेंट नहीं रहा है आपके पास। अगर लैंडलॉर्ड ले लेता है तो वो स्टैट्यूटरी टेनेंट बन जाता है, मगर इस सूरत में भी अगर वो नहीं निकलता, वो कहता है मैं तो नहीं जा रहा, हम्म, ठीक है, फिर भी आपको इविक्शन का केस करना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि डिपेंड करता है बहुत ढेर सारी, जो बैठा हुआ है वो अगर आराम से जा रहा है तो अगला आ जाएगा, जो हम्म, बैठा हुआ है वो अगर नहीं जा रहा तो इविक्शन का केस करना पड़ेगा। हम्म, इस सूरत में जो अपकमिंग है ठीक है। उसको हमेशा घर देख के किराए पे लेना चाहिए, दुकान देख के लेना चाहिए कि पहले से तो कोई नहीं बैठा हुआ। अच्छा, यहाँ पे रेमेडी ये है, जो ले रहा है उसको देखे बगैर नहीं लेना चाहिए, और लैंडलॉर्ड को जब तक जो किराएदार बैठा हुआ है वो चला नहीं जाता, चाहे ओके, कोर्ट से या उसके अलावा, हम्म, उसको आगे देना नहीं। अच्छा इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था पानी और सेवरेजेस और एक्सवाइजेड बंद करने का, इस सूरत में अगरचे टेनेंट चला जाता है कंट्रोलर के पास, उसमें वो आर्डर अपनी फेवर में ले आता है, आर्डर की जो या रेस्टोरेशन की जो कॉस्ट है, सच जो भी खर्चा है, वो क्या वो टेनेंट से ले लैंडलॉर्ड से काट सकता है या ले सकता है? ऐसा सच कोई है, ऐसा सेक्शन कोई? कहने का मकसद ये है कि जब भी लैंडलॉर्ड एक किराएदार जिसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, एग्रीमेंट के दौरान उसको हम्म, निकालने के लिए पानी कटवाएगा, गैस कटवाएगा, कुछ भी कटवाएगा, ये रैप कर देगा, ठीक है ना। तो वो टेनेंट जो है आपके पास, वो कोर्ट जाके एक इंजंक्शन, दो तरह की इंजंक्शन होती है कि आप कोर्ट जाके कोर्ट से इल्तिजा कर सकते हो, इसको बोलो ये ना करे या इसको बोलो ये करे। तो कोर्ट से जाके वो ऑर्डर ले आता है कि जी इसको बोला जाए कि ये करे, मेरा पानी और ये सब कुछ वापस बहाल करे आपके पास, ठीक है। हम्म, तो अगर कोर्ट ऐसा कह देता है वो बहाल कर रहा है और कटाया भी उसने, तो अमूमन तौर पे इस तरह की सूरत हाल में जो कोर्ट है उसको बोलेगा जी आप ही कॉस्ट पेयर करें, अच्छा, लैंडलॉर्ड को पेयर करें, अगर कोर्ट से ऑर्डर ले लेता है। ओके, हाँ, मगर अमूमन तौर पे टेनेंट ऐसा सच कोई चीज़ें नहीं होती इस है। तरह करते नहीं है, टेनेंट खुद जाके उसको बहाल करा लेते हैं, क्योंकि टेनेंट को पता होता है जब लैंडलॉर्ड इस हद तक पहुंच जाता है तब टेनेंट को पता होता है कि मेरा लैंडलॉर्ड से डिस्प्यूट है, हम्म, तो वो कोर्ट अवॉइड ही कर रहा होता है। अच्छा, ये सवाल करने का मकसद ये था, सिटी कोड में इस रेस्टोरेशन की कॉस्ट पे एक अलग केस, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो जुडिशरी का जो स्टेज है वो 126 से भी अबव चला जाए, तो यहाँ पे केसेस जो अमूमन रेंट के होते हैं वो 6-6 साल चलते हैं, एग्रीमेंट 1 साल की होती है, और उस एग्रीमेंट पे डिस्प्यूट हो गया, उस डिस्प्यूट को अब कवर करने के लिए डिसीजन पर आने के लिए हमें 3-3 साल लग जाते हैं। जब एग्रीमेंट हो जाता है तो सबसे पहले मालिक मकान लैंडलॉर्ड की क्या लायबिलिटी, क्या उसकी एम्बिशंस होनी चाहिए कि भाई अब मैं जो टेनेंट को घर दे रहा हूँ किस नेचर में और किस मोमेंट में दूँ? टेनेबल नेचर में होना चाहिए, यानी कि कहने का मकसद है कि अगर मैं किसी को किराएदार घर दे रहा हूँ तो मुझे, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक हम्म, है। तो घर सेफ एंड साउंड होना चाहिए, उसकी दीवारें सही होनी चाहिए, उसकी बुनियाद सही होनी चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए, उसका सीवरेज से निज़ाम से होना चाहिए, उसमें गैस आनी चाहिए। जो चीज़ें आपने एग्रीमेंट में उससे कमिट की हैं, जिस पर्पस के लिए दे रहे हो, वो सारी हम्म, चीज़ें कानून के मुताबिक आपको उसको देना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तो इतनी सी बात है। बाकी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट मुआहदा करते हैं और टेनेंट जानते हुए चीज़ लेता है कि इसमें ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। हम्म, मगर असूली तौर पर अगर आप किसी को रेजिडेंशियल पर्पजेज़ के लिए दे रहे हो, तो क्योंकि प्रॉपर्टी गुड वर्किंग ऑर्डर में सही हालत में होना कि बंदा रह सके, वो लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। आई थिंक वर्ड प्रॉपर्टी का मतलब ही है कि कोई भी चीज़ जी। जो रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक हम उस वर्ड को डिफाइन करें, तो कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं तो वो रहने लायक हो। यानी कि कोई रहने के लिए रह रहा है तो रहने लायक है, हाँ, मगर वही बात है कि उसने रहते हुए उसको लैंडलॉर्ड ने बोला भाई पानी नहीं आता, उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, मैं पानी के बगैर रह लूंगा। अच्छा, ये इस सवाल से कि इंटेंशनली वो उसको पता है वो उसमें नहीं है चीज़ें, अगरचे वो खर्चा अपना करके ज़ाती तौर पे
वो चीज़ें उसमें पुट कर लेता है, तो क्या वो उस रेंट से वो काट सकता है उसकी जो है डिपॉजिट से? असूली तौर पे जो प्रॉपर्टी की अपकीप होती है ना, और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्सेस होते हैं सारे आपके पास, वो लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी होती है। अब अगर कोई टेनेंट पहली बात तो इस तरह घर ले गए, और अगर वो घर ले लेगा तो वो सबसे पहले आपके पास वो लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करेगा कि लैंडलॉर्ड वो करेगा। अगर लैंडलॉर्ड नहीं करता, वो खुद कर लेता है आपके पास, ठीक है, तो उस सूरत में अमूमन तौर पे लोग टेनेंट अपना उसको रेंट से डिडक्ट कर लेता है, मगर उसमें भी नुकसान ये है कि आप रेंट से डिडक्ट करोगे तो वो एट द एंड ऑफ द डे डिफॉल्ट हो जाता है, क्योंकि आपने पूरा किराया नहीं दिया। तो उसका प्रॉपर तरीका ये होता है कि आप लैंडलॉर्ड से रेंट से ना डिडक्ट करें, आप लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करें कि उसको वो फुलफिल करे, और अगर लैंडलॉर्ड फुलफिल नहीं करता तो आप सिविल रेमेडी ले लें अपनी जाके। ऐसा चाहिए भी है, नहीं तो अगर जो वो उसको पता है इस घर में कोई मसले मसाइल भी हैं, तो हमारा भी कैसा उसमें एक मसला था, तो उन लोगों ने बहुत कंसेंट उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज डाल दिया था कि भाई ये चीज़ें कम है, हम ये चीज़ें टेनेंट से करवाएंगे, जो खर्चा आएगा वो मेरी। ये भी एक पॉसिबिलिटी है अगर ऐसा करना, ये एक अच्छा ही एविडेंसेबल जो है वो देखें, एक चीज़ है। कानून में मैंने आपको पहले भी बोलिया, वो फिर बताता हूँ, अगर आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया है और उसमें आपने कोई चीज़ तय की है जो गैर कानूनी नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक है, आप एग्री कर सकते हैं। टेनेंट किस लैंडलॉर्ड किस सूरत में घर खाली करवा सकता है? चार सूरतों में खाली करा चुका है: किराया नहीं देता, न्यूसेंस, समझे कोई ऐसी चीज़ करता है जो उसको करनी नहीं चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी को गैर कानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जो सिविल केस होता है, जो इस तरह के केसेस होते हैं, वो आपने प्रूव करना होता है, तो कानून में कहते हैं बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे, यानी कि आपने 100 में से 51% प्रूव करना है कि जी ये चीज़ है, और एविडेंस के साथ करना होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। तो जो कोर्ट में केस होता है, जब वो एविडेंस की स्टेज पे आता है, जहाँ पे गवाही रिकॉर्ड होती है, उसकी भी गवाही होगी, आपकी भी गवाही होगी, दोनों से सवाल पूछे जाएंगे, और कागजों के थ्रू मिला जुला के प्रूव करना पड़ता है आपको। अगर इस सूरत में टेनेंट को लग रहा है कि ये जो है इंटेंशनली करवा रहा है और खाली ना करे, तो लैंडलॉर्ड के पास क्या रेमेडी है? लैंडलॉर्ड के पास रेमेडी है कि बस कोर्ट में जाए, केस फाइल करे, केस कंटेस्ट करे। आप एक, अगर देखिए देखिए असल में अमूमन होता क्या है ना, लैंडलॉर्ड टेनेंट केसेस में अमूमन जो लैंडलॉर्ड होता है ना, वो आखिर में तो उसको रेमेडी मिल ही जाती है, उसको घर मिल ही जाता है, ठीक है। हम्म। अब ये डिपेंड करता है टेनेंट के ऊपर वो किस हद तक जाए। कुछ लोग होते हैं वो बहुत जल्दी आपके पास चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो एंड तक फाइट करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 5 केस लड़ने पड़े 6 साल हम्म। खाली कराने के लिए। तो डिपेंड करता है, मगर रेमेडी लैंडलॉर्ड की सिर्फ सिविल रेमेडी है, कोर्ट जाए, केस फाइल करे और उसको कंटेस्ट करे। लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी बेच दी विदाउट नोटिफिकेशन, उसको नोटिस भी नहीं दिया, टेनेंट जो रह रहा है 3 महीने 2 महीने जैसे रह जाते हैं या होते हैं, या 3 महीने ही प्रॉपर्टी को होते हैं जैसे एग्रीमेंट को, और वो प्रॉपर्टी पीछे से बेच देते हैं, तो क्या अगला जो नया वो आएगा लैंडलॉर्ड, क्या वो इस प्रॉपर्टी को वैकेंट करवाएगा, या जो प्रीवियस इसका लैंडलॉर्ड था वो उसको नोटिस देगा, या टेनेंट इसका जो है कोई अमूमन ऐसा? तौर पे एक प्रॉपर्टी खरीदता ही नहीं जब उस पर किराएदार बैठा होता है, मगर अगर कोई खरीदने को राजी हो जाए तो वो इस अंडरस्टैंडिंग पे राजी होगा कि जी इसकी कीमत अगर 10 रुपये थी, मैं आपको 10 रुपये नहीं दे रहा, मैं आपको 8 रुपये दे रहा हूँ, जब मैं आऊँगा तो मैं खुद ही एविक्शन प्रोसीडिंग्स करके इस घर को खाली कराऊंगा। हम्म। तो फिर अगर ऐसा हो जाता है, कोई खरीद लेता है, तो हम्म। जानते हुए खरीदेगा, फिर खुद आके वो एविक्शन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा। कि ओल्ड बिल्डिंग है और उसकी जो है सर्टिफिकेट या उसको जो अलाउंस सर्टिफिकेट जो मिलता है 60 साल 80 साल एज, हम कह लें किसी बिल्डिंग की एज कह लें 60 साल है, उस बिल्डिंग की एंड ईयर्स में कोई एग्रीमेंट होती है 3 साल की, 1 साल की, 11 मंथ की होती है बेसिकली, और उस सूरत में वो बिल्डिंग जो कंट्रोलर अथॉरिटी होती है या सीबीसी है कोई भी है, उसको डेमोलिश करने का ऑर्डर पास कर देती है और वो डेमोलिश हो जाता है, और उसके एग्रीमेंट को ख़त्म होने के अभी 6 मंथ बाकी होते हैं। जब वो बन जाएगी, क्या वो क्लेम कर सकता है कि अब मेरा 6 महीने रह रहे हैं तो मुझे उसमें 6 महीने बाकी जो न्यू जो एग्रीमेंट कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ? ये देखो असल में होता क्या है ना, जो एग्रीमेंट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का प्रिंसिपल है, ये एग्रीमेंट फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपने और मैंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, वो एग्रीमेंट एक स्पेसिफिक मकसद के लिए था। अब जैसे किराएदार आपसे एग्रीमेंट साइन कर लेता है घर पे रहने के लिए, ठीक है, मगर अगर वो घर ही ना रहे तो वो एग्रीमेंट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। इस सूरत में अगर मैं किसी को किराए पे दे रहा हूँ और वो प्रॉपर्टी कल को पता चलती है कि वो तो स्टेट डिमोलिश कर रही है, क्योंकि जैसे आप जाहिर कर रहे हो, उसकी जो आपके पास एक जो लाइफ थी, जो सी डेजिग्नेटेड लाइफ थी, या किसी भी रीज़न से उसका डिमोलिशन ऑर्डर आ चुका है,
तो उस सूरत में आपको खाली तो करना ही पड़ेगा। और वो जो एग्रीमेंट है वो फ्रस्ट्रेट हो गया। अब जब नहीं बनेगी, अब वो डिपेंड करता है कि भाई, क्योंकि किसकी थी वो, उसके अंदर प्रोप्राइटरी राइट किसकी है, मालिकाना हकूक किसके हैं। अगर वो सेम ही लैंडलॉर्ड है आपके पास एट द एंड ऑफ द डे, तो बिल्कुल आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो नहीं मानता, आप कोर्ट जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक केस फाइल कर देंगे, स्पेसिफिकली उसको परफॉर्म करें। मगर अमूमन तौर पे इस तरह की सूरत हाल में हम्म। बेहतर यही है कि आप छोड़ दें और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और हमारे पॉडकास्ट को जो है टॉपिक थी उसको क्लियर करने के लिए और ऑडियंस को बताने के लिए रिलेशनशिप जो है टेनेंट और लैंडलॉर्ड का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। यू आर वेलकम और एंड माशाल्लाह, वेरी नाइस इनिशिएटिव। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारे इस टॉपिक से आपकी बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे सवालात का जवाब मिल गया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।